कुछ लोग ऐसे कहते हैं बियर पीने से स्टोन निकलता है, इस बात में कितनी सच? ये बहुत सच्ची बात है। बेसिकली उसका रीजन यही होता है कि बियर या ड्रिंक्स पीने से आपका यूरिन बहुत बनेगा, यूरिन फ्लश आउट बहुत होगा। लेकिन जब एक लड़का बचपन से एडोलेसेंस की तरफ जाता है 14-15 साल की उम्र में, तो उसे जो हार्मोनल चेंजेस हैं या जो उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो बताने के लिए अभी भी हमारे समाज में कोई गाइड नहीं करता है। कौन से गलत तरीके हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा? डोंट यूज हार्श केमिकल्स ओवर इट। आप सिंपल पानी से क्लीन कीजिए या कोई भी सोप जिससे आप अपना शरीर धो रहे हैं, बस वो क्लीन कीजिए। 40 के बाद ऐसे कौन से हेल्थ चेकअप है जो करवाना चाहिए हर इंसान को? यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं जिनको तुरंत छोड़ने के लिए एडवाइस करेंगे? स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है या जर्दा गुटखा है, ये आपको बंद करना चाहिए। सेकंड चीज, लेट नाइट फूड अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, मेंटल स्ट्रेस कम लेना। स्ट्रेस 40 के बाद लेंगे आपकी हेल्थ को अफेक्ट। आजकल हर दूसरा आदमी परेशान है स्टोन की वजह से, तो किडनी स्टोन बनने का मेन रीजन है क्या? क्या कोई स्टोन ऐसा भी होता है जो अपने आप निकल जाता है बिना सर्जरी के? बहुत बड़े बड़े स्टोन्स नहीं निकल पाते। किसी के बच्चा नहीं होता है तो हमेशा महिलाओं की जिम्मेदारी का रह जाता है कि महिलाओं की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन मेल कितने रेस्पॉन्सिबल है इसके अंदर? मास्टरबेशन को लेकर सबसे ज्यादा मिथ रहती है कि इसको करने के बाद में कमजोरी आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने इनवाइट किया है एक यूरोलॉजिस्ट को। उनका नाम है डॉक्टर दीपक जैन सर। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई? डॉक्टर बनने की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि शुरू से मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मम्मी ने, मेरे दिमाग में घुसा दिया था कि तुझे डॉक्टर ही बनना है। मुझे ये बताया गया था कि अगर तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो तुझे पापा की दुकान पे बैठना पड़ेगा और मुझे दुकान में नहीं बैठना था। तो उस डर से पढ़ाई की। और सच बताऊं तो उस समय ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे जैसे आजकल मोबाइल है, सब कुछ है। और बस पढ़ते गए और वी गॉट सेलेक्टेड। और फिर हम MBBS करी। MBBS मैंने बीकानेर से ही करी। और उसके बाद मेरा MS और MCH यूरोलॉजी यहीं जयपुर SMS में हुआ। और उसके बाद मैं SMS में ही कुछ सालों तक कार्यरत रहा था। फिर मैंने मेरा खुद का हॉस्पिटल खोल लिया और बस इस तरह से रही। एक्चुअली शुरू से ये था कि इसके अलावा कोई और प्रोफेशन दिमाग में था ही नहीं। अच्छा। जैसे मैंने बताया ना, उस डर से कि मुझे शायद दुकान में ना बैठना पड़ जाए, तो उस डर से मैं पढ़ा। और जो कुछ कहते हैं ना, आपके पेरेंट्स जो आपको कहते हैं वो बहुत आपके लंबे जीवन के लिए कहते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा से कहा था कि अभी पढ़ लेगा तो तेरी पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो वो बातें दिमाग में अभी भी हैं और ये ऑल बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। फिर आपने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट चुना, इसके पीछे क्या स्टोरी? देखिए, जब हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो आपने देखा होगा हर बच्चा कहता है कि मैं न्यूरो सर्जन बनूंगा, मैं कार्डियक सर्जन बनूंगा, है ना, जब क्योंकि आप एक्सपोज नहीं होते उस डिपार्टमेंट से। लेकिन जब मैंने MBBS करी, फिर MBBS के बाद MS करी जयपुर में, तो हमारा जो वार्ड था उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग यूरोलॉजी वार्ड था। तो वहाँ के रेजिडेंट्स जब कॉल पे आते थे तो मुझे बड़े फैसिनेट करते थे वो, यार कि यार ये ब्रांच बड़ी अच्छी ब्रांच है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज नहीं हैं, जो हैं वो डील इजीली हो जाती हैं। सेकंड, एक जिसे कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस वाली लाइफ है। पेरेंट्स के बाद मेरे जो टीचर्स हैं जिन्होंने MS में मेरे को साथ दिया, MCH में साथ दिया, जो हूँ उनकी वजह से हूँ। मोस्टली सुनते हैं ऐसे, तो कहते हैं लोग कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन टीचर्स को बहुत कम लोग श्रेय देते हैं। जो आपका शिक्षक होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। आज मेरा मरीज़ देखने का तरीका, उसको डील करने का तरीका, ये सब कहीं ना कहीं मैंने मेरे टीचर्स से लिया हुआ है। और हर टीचर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कैसे पेशेंट को डील करना है, कैसे खुद का पेशेंस रखना है। मरीज हमेशा दुख में आता है, वो एक एग्रेशन में आता है, उसे जल्दी इलाज चाहिए। आपको अपने पेशेंट्स को कंट्रोल करना है और उसे सही गाइड करना है। तो मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं जो आज भी मिलते हैं। अगर वो टीचर्स आज भी कहीं मुझे मिल जाए तो, या मैं उनके सामने आता हूँ तो मैं उनके सामने बैठ नहीं सकता हूँ। मतलब मैं इतनी इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। ये रेस्पेक्ट तो पहले के लोगों के साथ ही चली गई, अब तो लोग रखते नहीं इतनी। एक्चुअली क्या है, देखिए आजकल क्या होता है, जैसे जो अभी जो नए रेजिडेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि हमें 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे या हम 12 घंटे ज़्यादा काम नहीं करेंगे और
इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है कि, और ये यूरोलॉजी ब्रांच से भी संबंधित है, जब हम 17 से लेके 30 साल की उम्र में होते हैं, स्पेशली फॉर बॉयज़ मैं कह सकता हूँ, हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, हमारा एड्रेनलिन रश बहुत होता है, हम बहुत एक्टिव होते हैं। तो उस समय हम जो मैक्सिमम काम कर लें, सीख लें। अब आप 50 की उम्र में आके 30-30 घंटे की ड्यूटीज़ नहीं कर सकते नहीं ना, कर सकते, सही है। लेकिन आप 20 साल की उम्र में कर सकते हो। उन ड्यूटीज़ में आप सीखते हो, जिस समय इमरजेंसी में पेशेंट आता है कैसे डील करना है। और इस चीज़ को इस तरह समझे, जो हमारा सरहद पे सेना का जवान होता है, वो ये थोड़ी ना कहता है मैं 8 घंटे ड्यूटी करूंगा और वापस फिर घर आ जाऊंगा। वो तो 6 मंथ वहाँ रहते हैं। अच्छा, ये जो लड़के होते हैं, जो सेना के जवान होते हैं, ये 17 से 25-30 साल के लड़के होते हैं। वहाँ आपको 40-45 साल का आदमी नहीं मिलेगा। वो एक अलग पोस्ट पे होगा, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, जो उनको गाइड करेगा अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन जो मेन सरहद पे लड़ने वाला, तो ये जवान आदमी होगा ना, क्योंकि उसका खून जवान है, उसमें सब कुछ एनर्जी बहुत अच्छी है। तो यही चीज़ हम सब पे भी फॉलो होती है, जब हम जिस भी फील्ड में काम करें। मुझे लगता है शुरुआती दौर में आपको मैक्सिमम काम करना चाहिए। आई रिमेंबर जब मैं एसएमएस में था और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट की यूनिट में था सर्जरी में, हम मंडे घुसते थे हॉस्पिटल में एंड वेडनेसडे बाहर निकलते थे। 72 आवर्स नॉन स्टॉप एडमिशन, पोस्ट एडमिशन डे, इमरजेंसी ओटीज़। और सच कहूँ, कभी भी एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम ओवरवर्क। उसके बीच में मज़े भी करते थे, जाके सिंधी कैंप के बस अड्डे पे खाना भी खाते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम एक्चुअली अनवैलिड थे उस समय, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा ना, वो जोश होता है उस समय, आपके पास वो जोश होता है कि यार ये मरीज आया है, अगर मैं इसका काम करूँगा तो शायद मुझे ऑपरेट करने को मिलेगा इसको। तो इस एक और ये चीज़ें आज काम आती है मुझे, सारी की सारी चीज़ें। मेरे जो भी एमएस में टीचर्स थे, जे एम मेहता साहब, आरजी शर्मा साहब, शालू गुप्ता मैडम। शालू गुप्ता मैडम तो मेरी, जैसे अब मैं क्या कहूँ, मतलब उन्होंने सब कुछ सिखाया है हमें, जो सिखाया है, जो सर्जरी की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और कैसे पेशेंट को डील करना है, कैसे पेशेंट को पोस्ट ऑप देखना है, और मरीज की किस जैसे पेट पे हाथ लगा के या उसकी पल्स देख के आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हो, ये टीचर्स सिखाते हैं। ये आपको बुक्स नहीं बता सकती हैं, ये हर फील्ड में आपके टीचर्स आपको बताते हैं। और मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है। तो ये मैडम ने हमें बहुत सिखाया है, डांट भी बहुत पड़ी है। अभी आपके पास ओपीडी में किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं? देखिए, एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरे पास जो आते हैं पेशेंट्स, उसमें मोस्टली मेल्स होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, लेकिन मोस्टली मेल्स होते हैं, जिनकी उम्र 15 से लेके 90 साल तक की है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यंग लड़के, बच्चे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली 15 से लेके 90 साल तक की उम्र के लड़के आदमी होते हैं। और उनकी समस्याएं अब मान के चलिए तो यूरिन की इन्फेक्शंस हो गए, पेट में दर्द हो गया, स्टोन की डिजीज़ हो गई, यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो गई, बैक एक हो गया, और कुछ नहीं तो जो पर्सनल हाइजीन इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेल शेयर करना चाहता है या पूछना चाहता है। तो उस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। फीमेल्स में हाइजीन की बात हर इंसान करता है, लेकिन मेंस के लिए कोई नहीं करता। तो मेल अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई किस तरीके से रख सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज जब फीमेल को गाइड करने के लिए उसके घर में सिस्टर, मदर, दादी, नानी होती हैं, लेकिन जब एक लड़का बचपन से एडोलेसेंस की तरफ जाता है 14-15 साल की उम्र में, तो उसे जो हार्मोनल चेंजेस हैं या जो उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो बताने के लिए अभी भी हमारे समाज में कोई गाइड नहीं करता है। वो दोस्तों से पूछ के, और वो कई बार सही गाइड भी हो जाता है, कई बार मिस गाइड भी हो जाता है। मिसगाइड ऐसे हो जाता है ना, उसके दोस्त भी उसकी एज के ही हैं, बिल्कुल तो वो क्या बिल्कुल सिखाएंगे बिल्कुल उसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आदमियों में हाइजीन इशू होता है, देखिए सबसे पहली बात तो हाइजीन में ये है, उसे क्लीन रखना चाहिए। हमारे प्राइवेट पार्ट्स को, हमारे पेनिस है, स्क्रॉटम है, एनल एरिया है, क्लीन रखना चाहिए। बालों को जो मैं मानता हूँ, बालों को ट्रिम रखना चाहिए। और जब हम सफाई करते हैं तो उसे नॉर्मल पानी से या हल्के गुनगुने पानी से क्लीन करना है। और सोप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इफ़ यू क्लीन इट विद नॉर्मल वाटर इट्स ओके। कौन से गलत तरीके हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है सबसे ज़्यादा? गलत ट्रिमर यूज़ करते हैं, या जब क्लीन करने के बाद बहुत ज़्यादा रब कर लेते हैं उसे। प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा धोने के बाद नॉर्मल टॉवल से, जो हमारा टॉवल है, उससे प्रेस करके क्लीन करना चाहिए, रब करके क्लीन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस एरिया में होते हैं, जो उसके
उसको बेनिफिट देने के लिए होते हैं, वो भी रब हो जाते हैं साथ में। दूसरी बात, डोंट यूज़ हार्श केमिकल्स ओवर इट, है ना। जैसे मतलब आप सिंपल पानी से क्लीन कीजिए या कोई भी सोप जिससे आप अपना शरीर धो रहे हैं, बस वो क्लीन कीजिए। आजकल अब बहुत सारे केमिकल्स, कई बार लोग डेटॉल से क्लीन करते हैं, कई बार हाँ। जैसे सर्जरी के बाद कहते हैं हम डेटॉल से क्लीन करते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर इट, कोई यूज़ नहीं है हार्श केमिकल यूज़ करने का। सिंपल पानी से क्लीन कीजिए। सबसे पहली बात तो उसे क्लीन रखना है, सफाई रखनी है। फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं इस एरिया में। दूसरी बात, कभी कभी कोल्ड क्रीम या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और रात के समय हमें बहुत खुला होकर सोना चाहिए, सिंपल एक बरमूडा पहन के सो लिए। और आप अकेले सो रहे हैं तो आप विदाउट अंडरगारमेंट भी सो सकते हैं, बिकॉज ये पार्ट को भी ब्रीथ करना है, इस पार्ट को भी खुला रहने की ज़रूरत होती है। तो ये होता है। अक्सर अंडरवियर को लेके बहुत कंसर्न रहता है सब लोगों का कि टाइट अंडरवियर पहनना चाहिए या खुला अंडरवियर पहनना चाहिए। देखिए, वैसे तो अंडरवेयर शुड बी कंफर्टेबल, है ना। वो टाइट भी हो या वी शेप हो या पैंट शेप हो, इट शुड बी कंफर्टेबल, वेरी फर्स्ट थिंग। उसका फैब्रिक सिंपल कॉटन, बहुत सिंथेटिक टाइप नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अगर आपकी कोई स्क्रॉटम की सर्जरी हुई है, या आपके स्क्रॉटम में पानी भरा हुआ है, या आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, तो आपको सपोर्टर पहन के करना चाहिए, तब आपको टाइट अंडरवेयर पहनना चाहिए, बिकॉज हर्निया के चांसेस होते हैं। और कई बार क्या होता है, टॉर्जन के चांसेस होते हैं। टॉर्जन का मतलब होता है हमारा जो अंडकोश के अंदर टेस्टीज होती है वो घूम जाती है। ये यंग लड़कों में बहुत कॉमन होता है, लाइक 15 से लेकर 25 साल की उम्र में, क्योंकि उस समय तक फैट इतना डेवलप नहीं हो पाता। तो कई बार जैसे भागते दौड़ते अगर आपने बहुत ढीला अंडरवेयर पहना हुआ और आप जोर से भाग रहे हैं, या कोई ट्रॉमा लग रहा है, बॉल की लग गई है, तो चांसेस होते हैं टॉर्जन के। तो इट शुड सपोर्ट योर स्क्रॉटम, नॉट वेरी टाइट, नॉट वेरी लूज, और आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप पहनने के बाद आप उसमें खुजली करे जा रहे हैं बार बार, आपको बैठने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। कॉटन फैब्रिक एंड वट एवर सूट्स यू। कितने दिन में अंडरवियर को चेंज कर लेना चाहिए, कि जैसे 90 दिन पहनना चाहिए या 3 महीने 4 मुझे महीने ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 महीने में चेंज कर लेना चाहिए। चेंज करना चेंज चाहिए। करना चाहिए 1.5 से 2 महीने में, बिकॉज ये वो कपड़ा है जो ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स आपकी बॉडी में चिपका रहता है ना। बॉडी के सिक्रीशंस भी इसमें जाते हैं ना, आप यूरिन करने के बाद यूरिन की ड्रॉप्स इसमें जाती है, मोशन करने के बाद भी कुछ मोशन का हिस्सा इसमें रहता है। आप कितना भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए, लेकिन आई थिंक 1.5 से 2 महीने में आप यू शुड चेंज योर अंडरवियर। कुछ लोगों को ऐसे मानना है कि नाइट में अंडरवियर को खोल के सोना चाहिए, पहन के नहीं सोना चाहिए। देखिए, वैसे तो सही है ये, है ना, बट भैया अगर आप अकेले सो रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर आप साथ में सो रहे हैं तो एक सिंपल बरमूडा पहन के सो सकते हैं, बहुत टाइट अंडरवियर ना पहन। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख के कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यार ये बहुत सीवियर है, बहुत हार्मफुल सिग्नल है, इसको लेके तो अपने को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, फ्रॉम यूरोलॉजी पॉइंट, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन में आपको जलन हो रही है, यूरिन के लिए रात को बार बार उठना पड़ रहा है आपको, या आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, आप यूरिन को पास करने में आपको दिक्कत हो रही है, शादी के बाद अगर आपको सपोज बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और या आपकी कोई सेक्स संबंधी समस्याएं है, या जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैं रात में एक ही बार उठता था यूरिन के लिए, लेकिन अभी मुझे 3 से 4 बार उठना पड़ रहा है, तो ये सब समस्याएं हैं, आपको यूरोलॉजिस्ट को डील करना चाहिए। ये सीवियर बैकएक आपने बताया, इसका इससे क्या रिलेशन है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं सीवियर बैकएक के। यूरोलॉजी पॉइंट से स्टोन एक कारण होता है इसके अंदर। जब आपकी किडनी की नली में स्टोन फंसता है, या किडनी में स्टोन फंसता है, या किडनी में पस पड़ जाता है, या किसी भी कारण से किडनी में इन्फेक्शन होता है, तो उसमें बैकएक की समस्या साथ में होती है। कई लोगों में से होता है बदबू आती रहती है, खुजली रहती है, लालपन हो जाता है वहाँ पे, तो ये कितना सीरियस है ये? देखिए, अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। अभी जैसे मैं बताऊं तो मैं आजकल जिस तरह के पेशेंट से डील करता हूं, ये लास्ट 4-5 साल में हुआ है कि जो 18 से 25 साल के लड़के हैं आते हैं हमारे पास, वेल ग्रूम्ड, अच्छी दाढ़ी वाड़ी शेप में है ना, बिल्कुल अच्छे ग्रूम्ड हैं, बट जब क्योंकि हमें हर एक का प्राइवेट पार्ट एग्जामिन करना पड़ता है, सही है। तो जब मैं उसका प्राइवेट पार्ट एग्जामिन करता हूं तो देखता हूं उसके एक तो थाइज में फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, उसने बिल्कुल क्लीननेस नहीं रखी हुई है अपनी इस एरिया की। तो क्या होता है, हम बिकॉज ये दिखता नहीं है पार्ट, तो इसे इग्नोर करते हैं। रेगुलर क्लीनिंग इज़ ज़रूरी है। अगर आपकी प्राइवेट पार्ट्स के अंदर रेडनेस हो रही है तो आपको अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए, अपना यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, और अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।
लोग गलती क्या करते हैं इसमें? प्राइवेट पार्ट्स की खुजली एक वेरी कॉमन हो, आपने देखा होगा सड़क पे चलते चलते भी दे यूज टू रब देयर प्राइवेट पार्ट्स, विच इज़ वेरी बैड, शुड नॉट डू, इट्स अ वेरी बैड मैनर, बहुत गंदा मैनर है ये। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप चेक कराइए, कहीं ना कोई लीजन है, कोई ब्रूज है वहाँ पे, या जैसे आपने कहीं ट्रिम किया है तो वहाँ से कोई कट लग गया है, या आप रेगुलर क्लीन ही नहीं कर रहे हैं, उसको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये चेक कराना चाहिए इसके। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन डेली लाइफ में या दिन में जा रहा है तो 3 से 4 बार टॉयलेट जा रहा है, नाइट में 1 से 2 बार जा रहा है, लेकिन सडनली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है डे और नाइट में, तो कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता ये है? मोस्टली यूरिन इन्फेक्शन में होता है अच्छा। ना, एज पे डिपेंड करता है। अगर ये यंग एज में है तो मोस्टली इन्फेक्शन होता है। ओल्ड एज में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मेल्स में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से नाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक्स पेशेंट्स में भी नाइट की फ्रीक्वेंसी और डे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कई बार इफ़ यू हैव अ स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी, अगर आप बहुत, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हो तो यू ट्राई टू गो टू वॉशरूम, लाइक बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम जाते हैं इसमें, तो ये होता है इसमें। मोस्टली इन्फेक्शन होता है, उसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मली दिन में कितनी बार टॉयलेट जाना चाहिए? आई थिंक 6 to 7 टाइम्स, और नाइट में 1 to 2 टाइम्स इज़ ओके। ये डिपेंड करता है आप में पानी कितना पिया है ना। सपोज़ आपने रात में सोने से पहले 8 बजे के बाद और सोने से पहले आपने करीबन 1 लीटर पानी पी लिया है, तो यूरिन बनेगा, नाइट पे उठना पड़ेगा। तो हम ये एडवाइस करते हैं 40s के बाद कि रात को 8 बजे के बाद लिक्विड इनटेक आपको कम करनी है, जिससे आपकी नाइट की फ्रीक्वेंसी कम। गर्मियों में कम जाते हैं और सर्दियों में ज़्यादा जाते हैं, इसका क्या रीज़न? ये बिकॉज ऑफ क्लाइमेट की वजह से होता है। हम यूरिन क्यों जाते हैं, हमारी पेशाब की थैली में यूरिन भरता है, पहले हमें एक सेंसेशन आता है कि यूरिन भरा है, उसके थोड़ी देर बाद हमें एक डिज़ायर होती है कि करके आना है, और अगर हम नहीं करके आते हैं तो उसके 10 से 15 मिनट बाद एक होता है कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगा। तो ये सेंसेशन सर्दियों में थोड़ी जल्दी होती है। कई कई बीमारियों में भी ऐसा होता है, जैसे पेशाब की थैली की टीबी होती है, उसमें पेशाब की थैली बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो पेशेंट हर 5-5 मिनट में, हर 2-2 मिनट में यूरिन करने जाता है, बिकॉज उसकी कैपेसिटी इतनी है, 10-20 ml की कैपेसिटी होती है, तो उतना ही करके आता है उसमें। तो ये सब। बट लोगों में 2 चीज़ें होती है, एक तो जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि हर आधे घंटे में जा रहा है, एक ऐसा होता है क्वांटिटी ज़्यादा जाता है लेकिन बहुत टाइम में जा रहा है, तो कौन सा वाला सही है? नहीं, वैसे तो दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि अगर वो बार बार जा रहा है और क्वांटिटी ज़्यादा है तो या तो उसने इनटेक बहुत ज़्यादा लिया है, जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स या कॉफ़ी पीने के बाद या कोई भी बेवरेजेस लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा यूरिन लगता है ना। और तो उसने या तो लिक्विड ज़्यादा लिया है, तो अगर आप बार बार जा रहे हो और अच्छी क्वांटिटी में जा रहे हो तो दैट मीन्स आपका इनटेक ज़्यादा है। लेकिन आप बार बार जा रहे हो पर थोड़ा सा ही जा रहे हो, तो ये एक बीमारी के संकेत होते हैं, इसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। योर ब्लैडर इज़ मोर एक्टिव नाउ, कि जैसे ही 50-60 ml 100 ml यूरिन बनता है, आपको बस डिज़ायर करती है मैं जाके आऊँ उसमें। और आप जाते हैं तो मुश्किल से 50-60 ml होता है, आप आके बैठते हैं, आधा घंटे बाद फिर एक डिज़ायर होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर्स बहुत सारी बीमारियों में होता है, डायबिटिक्स में हो सकता है, कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है, और कई बार ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। कुछ लोगों में ऐसे होता है टॉयलेट करते टाइम पे जलन होती है, दर्द होता है उनको, ऐसा किस कंडीशन में होता है? देखिए, अगर आपने पानी कम पिया है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, आपने अगर यूरिन बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा हो, सपोज जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हमें यूरिन लग रहा है लेकिन हम 2-3 घंटे होल्ड करके रख रहे हैं या आधा घंटे भी होल्ड करके रख रहे हैं, तो फिर आप जब करने जाएंगे तो आपको एक अजीब सी उसमें जलन सी महसूस होती है। तो एक तो नेवर पोस्टपोन द डिज़ायर टू यूरिनेट, जब भी यूरिन लगे यूरिन करना है। पानी पीने का मेन है, लिक्विड्स इन एनी फॉर्म, है ना, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ। आई विल नॉट सजेस्ट कोल्ड ड्रिंक्स, या वो सब नहीं सजेस्ट करूँगा मैं, लेकिन एक नॉर्मल पानी जो होता है, जिसे हम आम भाषा में जो हम मरीज को समझाते हैं वो ये समझाते हैं कि दिन में हर 1 से 1.5 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना है। अच्छा। और जब भी यूरिन लगे यूरिन करना है। फीमेल्स को मैं समझाता हूँ कि आपकी जो वर्क प्लेस है, चाहे ऑफिस है चाहे घर है, अगर आप घर पे हैं तो किचन में 3 बॉटल रख लीजिए कि शाम तक मुझे पूरा करना है। और अगर आप बॉय हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी अपनी वर्क स्पेस पे 3 बॉटल रख लीजिए कि मुझे शाम तक इतनी पीनी है, क्योंकि आपके सामने पड़ी रहेगी तो आप पिएंगे। एंड मैं खुद भी ये सेम फॉलो करता हूँ। मेरे साथ क्या होता है ना, जब मैं सुबह उठता हूँ मैं 6 बजे, मुझे 5 बजे टॉयलेट लगती है, फिर मैं वेट करता हूँ यार 1 घंटे बाद तो उठने ही वाले हैं, उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, ऐसा और भी लोगों के साथ होता ये होगा तो सबके साथ होता है, क्योंकि इसे हम कहते हैं जो अर्ली मॉर्निंग नींद होती है, उसमें सपने आते हैं, है ना।
तो हम उस सपने को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है ठीक है थोड़ी देर बाद कर लेंगे ना। आपकी एज में आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप जब 70s 80s में जाते हैं तो उसके बाद कंट्रोल नहीं होता यूरिन का, तो फिर उन्हें उठ के जाना ही पड़ता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बट ठीक है, मतलब जैसे क्या है, आपकी उम्र में अभी आप अगर सपोज 3 गिलास पानी पी के सोएंगे तो हो सकता है आप रात को ना उठें, सुबह 5-6 बजे उठें। लेकिन मेरी उम्र में अगर मैं 3 गिलास पानी पी के सोऊंगा तो मुझे रात में 2 बार उठना पड़ेगा। विथ एज इट मैटर्स, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं 40s के बाद लिक्विड इंटेक 8 बजे के बाद कम करना चाहिए। बट जो होल्ड करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, इससे आगे चल के कोई बीमारी तो नहीं हो सकती? नहीं, इससे कोई बीमारी कोई नहीं, बीमारी इससे नहीं। कोई बीमारी। कई बार टॉयलेट रुक रुक के आती है और कभी कभी प्रेशर से आती है, तो ये कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है ये? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर टॉयलेट आपको रुक रुक के आ रही है और आप 40 के ऊपर के हैं, 40 के बाद हमारे जो प्रोस्टेट की समस्या है सभी मेल्स में, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। यूरिन का फ्लो थोड़ा कम हो सकता है, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ सकता है, और पेशाब करने के बाद भी ऐसी एक फीलिंग रहती है कि नहीं अभी और करना है ना, एक फीलिंग रहती है। तो ये प्रोस्टेट की समस्या से हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है कि बहुत बार बार आए, या आए लेकिन थोड़ा सा आए, जलन के साथ हो सकता है। कई बार यूरिन में ब्लड भी आ सकता है ऐसे सिचुएशंस में। तो इस तरह की अगर आप कोई भी लाइफ में अपने यूरिन के संबंधित कोई चेंज महसूस करते हैं, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। किस उम्र में तो ये नॉर्मल है, किस उम्र के बाद में तो ये होता ही है ऐसा? देखिए, जिस तरह से शरीर ग्रो करता है ना, एक उम्र के साथ हमारे लिवर, किडनी, प्रोस्टेट सबकी चीज़ की चीज़ें जो होती है वो एक 20 साल के लड़के की अलग होएगी, 40 के आदमी की अलग होएगी, 60 की अलग होएगी। तो हम ये मानते हैं 40s के बाद आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। रिगार्डिंग यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोस्टेट का, किडनी का चेकअप कराना चाहिए, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो ये तो कौन कौन से चेकअप करवाने चाहिए अपने प्रोस्टेट को पता करने के लिए कि हेल्दी है या नहीं है? अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे अगर आपके पिताजी को प्रोस्टेट की कोई बीमारी है, आपके घर में किडनी की कोई समस्या है, या आपकी डायबिटीज़ की कोई भी समस्या है, तो आपको 30s के बाद तो अपना रेगुलर चेकअप कराना ही चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को 40 की उम्र के बाद एक बेसिक यूरोलॉजी चेकअप, जिसमें एक सोनोग्राफी, एक PSA की जांच होती है, एक यूरिन रूटीन एंड कल्चर, और एक नॉर्मल किडनी का RFT, ये ज़रूर कराना चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ आती है तो आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए, नहीं तो हर 5-5 साल से अपनी ये जांच कराते रहिए। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में एक्सेसिव जलन होना, या आपको लगा कि आज तो रात को मैं 10 बार उठाऊँ यूरिन के लिए, है ना। साथ में आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं 10 दिन पहले तो मेरा यूरिन का फ्लो बहुत ठीक था, आज मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है। एंड इफ़ इट इज़ ऑल एसोसिएटेड विद बैक एक, आपका वेट लॉस हो रहा है और आपकी भूख एकदम से बहुत कम हो गई है, तो ये सब सिम्टम्स में आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। और सडनली किसी का पेशाब रुक जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जाके सबसे पहले तो यूरिन का कैथेटर लगाना पड़ता है। ये बहुत कॉमन होता है। 40 के बाद, जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट की समस्या शुरू होती है। हमारे इंडिया में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो होता क्या है कि 60, 65 या 70 ईयर्स के मेल में ऐसा होता है कि रात में यूरिन रुक गया, है ना। अब वो बिल्कुल नहीं यूरिन हो रहा, एंड ही इज़ बिल्कुल पेन में है वो बिल्कुल। उसको फिर जाके एक कैथेटर डालना पड़ता है, और फिर हम सोनोग्राफी करा के देखते हैं सारा का सारा क्या होता है। एक डॉक्टर आए थे मेरे पास, वो US में प्रैक्टिस करके आए थे, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप 30+ हो जाते हो, आपको पर ईयर रूटीन चेकअप करवाना पड़ता बिल्कुल, है। वहाँ मैंडेटरी होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, और आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है वहाँ पे। इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन स्लोली अवेयरनेस आ रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने कपड़ों पे खर्च कर लेते हैं, हम अपने शादी ब्याह में खर्च कर लेते हैं, हम लाइफस्टाइल पे खर्च कर लेते हैं, गाड़ी पे खर्च कर लेते हैं, अपनी हेल्थ के लिए हम स्पेंड नहीं करना चाहते। जहाँ हेल्थ की बात आती है, हम हमेशा ये देखते हैं कि कहाँ मेरा कम में काम हो जाए, कहाँ मेरा फ्री में काम हो जाए। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, फ्री की चीज़ या कम पैसे की चीज़ हेल्थ के मामले में वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। हेल्थ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली मेल्स को यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यूरिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट है, क्योंकि बॉडी का जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे यूरिन निकालते हैं। तो किडनी की समस्या हमेशा गंभीरता से लेनी चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन जो होता है, ये होता है कि मोस्टली कॉमन कोज क्या है इसका?
मोस्ट कॉमन कॉज इसमें होता है सबसे पहले पानी कम पीना। कई बार हम ये मानते हैं पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना। जैसे फीमेल्स में असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, बाहर का इन्फेक्शन अंदर की तरफ जाता है। मेल्स में मोस्ट कॉमन कारण देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ वन ऑफ द रीज़न, है ना। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से या अनहाइजीनिक कंडीशन में इंटरकोर्स की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। और पानी कम पीने की वजह से, यूरिन होल्ड करने की वजह से, जैसे आपने नोट किया होगा, अगर आपने किसी दिन सुबह घर से निकले हैं, आपने 1-2 ग्लास पानी पिया है, अपने काम में बिजी हो गए हैं आप, अब आपने 3-4 बजे तक बिल्कुल ना पानी पिया ना कुछ खाया, एंड सडनली अब आप यूरिन करने जाते हैं तो यू हैव आपको एक बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, बिकॉज बॉडी पानी मांगती है। बॉडी को नहीं पता दिन है कि रात है। तो इसलिए हर 1 से 1.5 घंटे में पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि किडनी को हाइड्रेट रखना चाहिए। आपका कलर भी काफ़ी डिफरेंस आता है। बिल्कुल, इट विल डार्क येलो हो जाता है उसके अंदर। और अगर आपने सपोज जैसे किसी दिन फास्टिंग करी है, जैसे अगर निर्जल फास्टिंग करी है, तो रात को शाम को आप जब यूरिन करते हैं तो बहुत ही येलोइश आ जाता है। 1 या 2 बार में इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक, लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है तो आपको इन्फेक्शन की जांच करानी चाहिए। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम? सब में होता है, लेकिन हाँ, ये चीज़ कहेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है हमारी, जैसे 15 से लेके 45 साल की उम्र में फीमेल्स में, उसमें यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल्स में ओल्ड एज में भी ज़्यादा होते हैं, यंग एज में भी ज़्यादा होते हैं, और बचपन में भी ज़्यादा होते हैं। बट फीमेल्स में ये होता है कि बिकॉज फीमेल में मेंसेस भी होते हैं, साथ में जो फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है, तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो यूरिन इन्फेक्शन होता है मेल में, कब सीरियस है ये? अगर देखिए यूरिन इन्फेक्शन के साथ अगर आपको यूरिन करने में बहुत तेज़ जलन हो रही है, साथ में अगर आपको फीवर आ रहा है, और जिसे हम कहते हैं लोअर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अम्बलाइकस के नीचे का रीजन आपको बहुत पेनफुल हो रहा है, देन इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। लोगों में ऐसे माना जाता है, सब मानते हैं अपने आप में, सब डॉक्टर समझते हैं अपने इंडिया में, तो वो ऐसे कहते हैं कि पानी पी लो आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। देखिए वैसे तो बहुत अच्छी बात है, पानी पीने से आधी समस्याएं सॉल्व होती है। हमारी बॉडी का 60% जो पार्ट है वो वाटर है। अब हम जिस कंडीशन में रहते हैं, धूल है, पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है, इन सब में बॉडी को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है। हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, जैसे अब अपन एसी में बैठे हुए हैं तो प्यास नहीं लगती है, लेकिन बॉडी को तो अंदर से प्यास, वो पानी चाहिएगा। तो ये बहुत सही बात है, पानी पीने से आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। अगर आप प्रॉपरली पानी पीते हैं तो ना सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन की, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं, आपकी क्या कहते हैं खाना नहीं पचने की समस्याएं, ये सब भी सॉल्व हो जाती हैं सर। एक बार किसी में इन्फेक्शन हो गया, उसका ट्रीटमेंट ले लिया, वो ठीक हो गया, तो दोबारा होने के चांसेस कितने हैं? इसे इस तरह से माने, अगर किसी को खांसी हुई है एक बार तो दोबारा भी हो सकती है। तो ये हो सकती है, जैसे अगर सपोज आपको आज इन्फेक्शन हुआ, आपने ट्रीट किया, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा, अगर आप वही पानी कम पी रहे हैं, टाइम पे पानी नहीं पी रहे हैं, यूरिन को होल्ड करके रख रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या बदलाव करे तो ये हो ही ना इन्फेक्शन? देखिए सबसे पहले तो पानी, दूसरी बात स्ट्रेस दूर रखें, और पानी पीने के साथ जब भी यूरिन लगे, यूरिन करना है, उसे रोकना नहीं है, क्योंकि रोकेंगे, जब होल्ड करके रखेंगे यूरिन को, तो वो इन्फेक्शन बनेगा उसके अंदर। सेकेंडली, हमारे इंडिया में स्टोन्स की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो रेगुलर चेकअप कराइए। जैसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, साहब कहते हैं मैं तो बहुत पानी पीता हूँ, फिर मेरी पथरी क्यों बन गई, तो ये बन सकती है, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर्स। और कई बार ये भी डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं, आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, तब भी आपके स्टोन्स बन सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इन्फेक्शन आपको रिपीटेड लग रहा है तो स्टोन्स बन सकते हैं उसमें। 40 के बाद में लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए? बहुत चेंज करने चाहिए। एज अ मेल मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 20 से 40 की उम्र होती है, आप मैक्सिमम जी तोड़ काम करो, है ना, खुद को झुका दो उसके अंदर ना, जिसे कहते हैं ना, डोंट थिंक कि मुझे रेस्ट भी करना है, ये करना है, वो करना है। 20 से 40 साल की एज आपको अलाउ करती है आपकी बॉडी कि आप मैक्सिमम काम करो, जो भी फील्ड में आप हो उसमें मैक्सिमम गेन लो, सब कुछ लो। 40 के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। आपकी अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो देखिए सबसे बड़ी बात तो वेट पुट ऑन होता है। वेट पुट ऑन होता है, बहुत सारी बीमारियां आपका वेट कर रही होती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कार्डियक, थायराइड, ये 40 के बाद बहुत कॉमन है, लोगों में हो जाती है।
तो उसको अवॉइड करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो बहुत लेट नाइट फूड अवॉइड कीजिए। अपने खाने में नमक को कम कर दीजिए। चीनी जितना कम करना चाहें उतना कम करने अच्छा कीजिए। रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अपना व्यायाम इस तरह से रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ज्वाइन करें, लेकिन आपको दिन का 10 से 15 मिनट खुद के ऊपर देना पड़ेगा। इट कैन बी वॉक, इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी। वो ज़रूर कीजिए। ये सब आपके मेंटल स्ट्रेस को भी ख़त्म करते हैं और आपकी बॉडी को भी स्मूथ रखने की कोशिश करते 40 के बाद ऐसे कौन से हेल्थ चेकअप है जो करवाना चाहिए हर इंसान को? हैं। देखिए, यूरोलॉजी पॉइंट से एक पीएसए की जांच होती है, एक सोनोग्राफी होती है, और यूरिन की जांच, और एक किडनी की जांच, आरएफटी की जांच, ये ज़रूर करानी। कितने कितने डिफरेंस एज में करवाना चाहिए कि आज करवा लिया, आप कितने दिन बाद कराए? अगर आपकी 40 के बाद आपने जांच कराई है, इट इज़ नॉर्मल, तो आप 5 साल बाद दोबारा करा लीजिएगा, अनलेस अनटिल कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं आपके पास। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया आपको, कोई प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, कोई किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है, कोई कार्डियक हिस्ट्री है, तो आपको ये हर 6 महीने में कराना चाहिए। और अगर इन जांचों में कुछ गड़बड़ आ रही है तो फिर रेगुलर करानी चाहिए और उसके अनुसार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। खान पान और एक्सरसाइज में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? जैसे मैंने बताया कि शुगर एंड सॉल्ट, ये हालांकि मैं कह रहा हूँ, मैं खुद बहुत शौकीन हूँ खाने का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम के साथ मैंने भी कोशिश की है कंट्रोल करने की। जहाँ तक हो सकता है कंट्रोल करता हूँ। नमक कम करना है, शुगर कम करना है, लेट नाइट फूड अवॉइड कीजिए। बहुत एक्सेसिव अगर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट आपकी है, उसे बंद कर दीजिए। दीज आर नॉट गुड हैबिट्स। यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं जिनको तुरंत छोड़ने के लिए एडवाइस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी व्यसन आप करते हैं अगर, जिसमें स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या जर्दा गुटखा है, ये आपको बंद करना चाहिए। सेकंड चीज़, लेट नाइट फूड अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, मेंटल स्ट्रेस कम देना चाहिए। स्ट्रेस 40 के बाद लेंगे, आपकी हेल्थ को अफेक्ट देगा, क्योंकि आपने अपनी मेहनत कर ली, 20 से 40 साल की उम्र में मेहनत कर ली। अभी मेहनत कीजिए, लेकिन उसके पीछे पागल मत होइए। अपना लाइफस्टाइल मत खराब कीजिए उसके लिए। आजकल हर दूसरा आदमी परेशान है स्टोन की वजह से, तो किडनी स्टोन बनने का मेन रीजन है क्या? इसको इस तरह से माने कि किडनी स्टोन्स का, जैसे मैंने बताया कि पानी कम पीना, वन ऑफ द मेन रीजन ये होता है। दूसरा, किडनी स्टोन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट, फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। तो मेन तो पानी कम पीने की वजह से आपका जो यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स जो निकलने चाहिए वो निकल नहीं पाते हैं, और वो कंसनट्रेट यूरिन जो होता है वो स्टोन के फॉर्मेशन में स्टोन बनाता है। अच्छा। मोस्टली कारण ये होता है। लेकिन कई बार किसी किसी की बॉडी में हैबिटस होता है, जैसे कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि बहुत रिकरेंट स्टोन्स बनते हैं, जैसे हर 3 महीने में स्टोन्स बन रहे हैं। कई तो ऐसे पेशेंट्स हर 15 दिन में स्टोन्स बता के आते हैं कि आज ये स्टोन निकला, आज ये स्टोन निकला। तो कई लोगों की इनहेरेंट कैपेसिटी होती है स्टोन बनने की। तो शुरुआती लक्षण क्या है स्टोन के? ऐसा सच तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे पेन होना, आपको मोस्टली, जैसे अगर किडनी से यूरेटर में आके स्टोन फंसा है तो आपको एक्सट्रीम पेन होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, रात के 2 बजे 3 बजे पेन हुआ, आपने घर पे कोई इलाज लिया, इनो ले ली, कुछ टैबलेट ले लिया, नहीं ले हुआ, फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, फिर जांच वांच करते हैं, पता चलता है स्टोन है इसके अंदर। तो मोस्ट कॉमन तो प्रेजेंटेशन ऐसा होता है स्टोन का। लेकिन कई बार इग्नोरेंस भी होता है, जैसे आपने कोई हेल्थ चेकअप कराया अपना, उसमें आपके स्टोन आ गए, लेकिन आपको लगा कि यार मुझे कोई सिम्टम तो हो नहीं रहे हैं, तो आप दिखाते भी नहीं हैं। आपको पता है आपके एक 8-9 mm का स्टोन पड़ा हुआ है या यूरेटर में स्टोन पड़ा हुआ है, आप उसे दिखाते नहीं हैं, और सडनली फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो इतना पेन हो जाता है, कई बार इसमें किडनीज भी खराब हो जाती हैं। तो जब भी आपको पता चले स्टोन है, आपको दिखाना चाहिए। तो बिना दर्द वाले स्टोन का कैसे पता करें? कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, 40 mm 50 mm के, किडनी में साइड में पड़े रहते हैं, कोई सिम्टम नहीं देते। वो सिम्टम कब देते हैं? जब अपोजिट किडनी में एक स्टोन बन जाता है और यूरेटर में आके फंस जाता है। अच्छा। तो पेशेंट सोनोग्राफी कराता है, अब पता चला कि वो किडनी तो वैसे डैमेज हो रही है कि उसमें इतना बड़ा स्टोन है, और इस किडनी में स्टोन फंस गया है। तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। तो क्या हर स्टोन का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं मानूँ तो अगर 2-3 mm के स्टोन्स हैं, हो सकता है आपके मेरे ही बनते होंगे और निकलते होंगे। तो हर स्टोन का इलाज ऑपरेशन नहीं होता, कुछ में दवाइयाँ भी काम करती है। डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ पे, आपकी किडनी की शेप पे, यूरेटर के डायलिटेशन पे,
और आपका सिम्टम्स कितना आ रहा है। सपोज आपको पेन कम हो रहा है तो एक बार अपन मेडिकेशंस ट्राई कर सकते हैं इसमें, बट अगर पेन रहता है तो फिर सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। क्या कोई स्टोन ऐसा भी होता है जो अपने आप निकल जाता है बिना सर्जरी के? हाँ, बहुत होते हैं, किस तरह के स्टोन्स? बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, डिपेंड करता है स्टोन की साइज़ क्या है, स्मूथनेस कैसी है। कई चिकने स्टोन जिसे कहते हैं लैंग्वेज में, चिकने या लंबे स्टोन्स होते हैं, वो कई पेशेंट्स में अपने आप निकल जाते हैं और वो पेशेंट सामने लेके आता है कि साहब ये निकल गए हमारे स्टोन्स। अच्छा। पर हाँ, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स नहीं निकल पाते। ऐसी कौन सी चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए जिनकी वजह से स्टोन बनती है? सबसे पहले तो मैंने कहा हाइड्रेशन, पानी अच्छा पीना है। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपच करती है, एसिडिटी करती है, वो नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, फास्ट फूड जिसे कहते हैं ना, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, ये नहीं खाते हैं। इनसे ना सिर्फ स्टोन, आपकी डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब होता है इससे, तो ये सब नहीं लेना चाहिए। बेसिकली आप एक नटशेल में इसको माने तो ये एक नाली है जिसमें पानी बहता रहेगा तो काई नहीं जमेगी। जहाँ आपने पानी कम किया या यूरिन रोक के बैठे तो वहाँ काई जम जाएगी, तो वहाँ स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि स्टोन बियर पीने से स्टोन निकलता है, इस बात में कितनी सच्चाई? ये बहुत सच्ची बात है, क्योंकि मेरे पास जब भी मरीज आता है तो जैसे ही उसे पता चलता है स्टोन है और मैं उसमें कहता हूँ, जैसे अभी अपन दवाई देते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जाता है, सर बियर पी सकते हैं? और ये क्वेश्चन पेशेंट नहीं करता, उसके साथ आया हुआ उसका दोस्त करता है, क्योंकि उसको पीनी होती है। बेसिकली उसका रीज़न यही होता है कि बियर या जो भी ये ड्रिंक्स पीने से आपका यूरिन बहुत बनेगा, यूरिन फ्लश आउट बहुत होगा, तो उससे अच्छा पानी पी लीजिए, उससे फ्लश आउट हो जाएगा। तो आई विल नॉट रेकमेंड कि बियर इज़ सॉल्यूशन, पर हाँ एक जनरल टेंडेंसी बनी हुई है। और मैंने तो कई ऐसे मरीज भी देखे हैं जो ड्रिंक नहीं करते थे और स्टोन आने के बाद उनके दोस्त उनको ज़बरदस्ती ड्रिंक करा रहे हैं, ये सोच के कि भी इससे निकल जाएगी पथरी। अगर छोटे स्टोन्स हो सकते हैं तो निकल भी जाते हैं, वो वैसे भी निकल जाते हैं, लेकिन आइडली आई विल नॉट रेकमेंड। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट की बीमारी ऐसे कहा जाता है कि कोई 50 की ऐसे ऊपर होता है उसको सबको प्रोस्टेट रहता है। प्रोस्टेट हमारी बॉडी का एक ग्लैंड होता है जिससे सीक्रीशंस होते हैं। वो सीक्रीशंस हमारे यूरिन के थ्रू निकलते हैं, जो सीमन को भी न्यूट्रिशन देते हैं, और ये जो पेशाब की थैली होती है उसके आगे होता है। 30 की उम्र के बाद ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है और 40 की उम्र के बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। जब ये बढ़ना शुरू होता है तो पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करता है। अच्छा। तो यूरिन का फ्लो थोड़ा कम आना या यूरिन बार बार आना या यूरिन के लिए जोर लगाना पड़ना, ये सब सिम्टम शुरू होते हैं। 40s के बाद मोस्टली मेल्स में प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन प्रोस्टेट का साइज़ कभी क्राइटेरिया नहीं होता कि इस साइज़ का हो गया तो अब इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, या इस साइज़ का हो गया तो इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पेशेंट के सिम्टम पे डिपेंड करता है, जैसे आपको रात में कितनी बार उठना पड़ रहा है, आपको कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है। और 100 में से 80 to 85% लोग जो होते हैं प्रोस्टेट के, वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। कुछ 10 से 15% होते हैं जिनमें इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या एक इंटरवल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ दिन दवाई देके फिर सर्जरी करेंगे। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, सेम सिम्टम होते हैं सब में? मोस्ट ऑफ जिसे हम मानते हैं, इसे अवॉइडिंग सिम्टम्स कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब कोई बाधा आ जाती है? बाधा आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे बाधा आएगी तो क्या होगा, यूरिन के लिए जोर लगाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, या पेशाब की धार जो है वो उतने फ्लो से नहीं, मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फ्लो, ऐसा लगता है कि बहुत पतली आ रही है या बार बार आ रही है, या यूरिन करने के बाद इंसान आके बैठा और 15-20 मिनट उसको फिर डिज़ायर हुआ कि मुझे और करके आना है, क्योंकि पूरा खाली नहीं हुआ है। तो ये सब प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि पेशाब में जलन हो रही है, ये प्रोस्टेट की वजह से थोड़ी ना हो रही है। तो पेशाब में जलन आना प्रोस्टेट की वजह से नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। कई बार ऐसे लोगों में कंसर्न रहता है कि जो प्रोस्टेट बढ़ती है वो उनको ऐसा लगता है कि प्रोस्टेट वाला कैंसर हो गया उनको। प्रोस्टेट कैंसर एक अलग एंटिटी होती है, प्रोस्टेट बढ़ने से कैंसर बन जाएगा ऐसा नहीं होता। जिसके लिए ऑपरेशन का आप सजेस्ट करते हो? ऑपरेशन जो करते हैं वो हम करते हैं रास्ते को खोलने के लिए, जो पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो गया उसको खोलने के लिए करते हैं। हालांकि उससे पहले हम कुछ स्क्रीनिंग कराते हैं, PSA की जांच और जांचें कराते हैं, ये देखने कहीं इसमें कैंसर ना डेवलप हो रहा हो, है ना। अगर कैंसर डेवलप होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होता है। और प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग 40 की उम्र के बाद सभी को करानी चाहिए, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो 40 के बाद हर साल करानी चाहिए। प्रोस्टेट बढ़ने में प्रोस्टेट कैंसर में क्या डिफरेंस है? प्रोस्टेट बढ़ना
देखिए, हो सकता है आपके 100 ग्राम का प्रोस्टेट हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा हो। पेशाब का रास्ता आपका खुला हुआ है, वो साइड में बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। अगर आपको यूरिन ढंग से आ रहा है, रात में बार बार नहीं उठ रहे हैं, आपकी लाइफ बॉदरसम नहीं हो रही, मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में आपको इंटरफेरेंस नहीं हो रही, यू डोंट नीड एनीथिंग, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोस्टेट के साइज से कभी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता कि सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है, सिम्टम पे डिपेंड करता है। अगर सिम्टम बॉदरसम हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, यूरिन उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आपकी सर्जरी की ज़रूरत है। प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा होता है कि कुछ कीटाणु डेवलप होते हैं जो उसको कैंसर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें सर्जरी भी होती है, उसमें कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं और उसमें रेडियोथेरेपी का रोल भी है। ये एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है, तो वो हार्मोन की वजह से उसको कम करने के लिए उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दोनों सेम नहीं है। बट कई बार आप सर्जरी सजेस्ट करते होंगे लोगों को, तो उनका एक कंसर्न रहता होगा कि सर इसके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ेगी बाद में, या कैंसर नहीं हो बहुत सारी जाएगा। प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे पेशाब का रास्ता संकरा हो जाता है कई लोगों को, तो उसमें रेगुलर हमें डायलिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे बताया ना, सर्जरी से पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं कि इसमें कैंसर के डाउट है कि नहीं, और कई बार अगर सर्जरी के बाद बायोप्सी में कैंसर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देते हैं। किस एज के बाद में स्क्रीनिंग करवानी बहुत ज़रूरी है? 40s के बाद, 40 के सबको बाद करवानी आपको चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए। कई लोग होते हैं जो बहुत प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते इंटरकोर्स के टाइम पे, कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा फैल रही देखिए, है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, तो ये कॉमनली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से होती है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर इन्वॉल्वड इन एनी सॉर्ट ऑफ इंटरकोर्स एक्टिविटीज़ अदर देन योर पार्टनर, यू शुड ऑलवेज गो फॉर प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले का क्या स्टेटस है ना। दूसरी बात, इसकी वजह से जो बीमारियां बॉयज़ में होती हैं, उसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, VDRL डिजीज़ होती हैं, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, और भी बहुत सारे वायरल और फंगल इन्फेक्शन इसके हो सकते हैं, जो कि ट्रीट करना कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट कई बार 3 से 4 हफ्ते लगाते हैं। अच्छा। तो बेहतर है प्रोटेक्शन यूज़ करना, और प्रोटेक्शन भी यू शुड गो फॉर अ गुड क्वालिटी प्रोटेक्शन एंड गुड लुब्रिकेंट्स। तो सुरक्षित जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल की हुआ है, वेरी फर्स्ट थिंग तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड थिंग, इफ़ यू आर इन सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सब पता होना चाहिए, है ना। डोंट गो विद स्ट्रेंजर, ओके। क्योंकि आपको बीमारी लगने की बहुत संभावना हो सकती है। सेकंड थिंग, अगर होता भी है तो उसमें प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, कॉन्डोम है जो एक बहुत कॉमन प्रिकॉशनरी मेजर है, तो वो यूज़ करना चाहिए। बट अगर किसी ने ऐसा किया नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो अब क्या करना चाहिए उसको? उसे चेकअप कराना चाहिए। ऐसा बहुत कॉमन होता है हमारे साथ, क्योंकि मेरे पास बॉयज़ ज़्यादा आते हैं, कि हमेशा एक हिस्ट्री होती है कि 4 दिन पहले या 10 दिन पहले एक ऐसा एपिसोड हुआ है, और उसे उस पार्टनर का नाम वाम भी कुछ पता नहीं है ना। आउट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कह सकते हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो नाउ ही इज़ गेटिंग सम, कुछ उनके पेनिस पे कुछ लीजन हो गया है, या खुजली आनी शुरू हो गई है, या कई बार ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है, तो उसको फिर ट्रीटमेंट किया जाता है उसके अंदर। बट इसके अंदर है ना, लोग बात नहीं कर पाते प्रॉपर खुल के। बिल्कुल, बिल्कुल। बात नहीं कर पाते, एक अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। दूसरा, ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्या बोलते हैं उसे, वो जो माहौल होता है, उस माहौल या उस आवेश में हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो उसके लिए प्री गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, और लड़कों को इसमें स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपको इन्फेक्शन लगेगा तो उसको ट्रीट करना कई बार 2-3 महीने, कई बार 15-20 दिन भी लग जाते हैं, और वो जो पार्ट होता है, जो टाइम होता है, उस समय जो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है एक लड़के के दिमाग में, उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो किसी से बात भी नहीं कर पाता, शेयर बात भी नहीं नहीं कर कर पाता। पाता, शेयर नहीं कर पाता, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता कि मुझे क्यों दवाई चल रही है, या मैं क्यों डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कई बार मेरे पास ऐसा होता है कि मैं चैम्बर के अंदर एग्जामिन करता हूँ, और जैसे ही मैं उसका प्राइवेट पार्ट एग्जामिन करता हूँ, मैं उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने किसी के साथ इंटरकोर्स किया है, क्योंकि पता चल जाता है हमें। तो वो कहता है हाँ सर किया, लेकिन बाहर मेरे पापा को मत बताना। अब ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पेशेंट की जो डिजीज़ है, अगर पेशेंट कंसेंट नहीं दे रहा है तो हम किसी को नहीं बताते हैं, पर ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं। एक बीमारी है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसमें क्या होता है?
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि संभोग के समय हम्म, या मास्टरबेशन के समय हमारे लिंग का प्रॉपरली इरेक्शन नहीं होना, हम्म, ये इरेक्शन होने के बाद बहुत जल्दी स्खलन हो जाना, जिसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इरेक्शन एक फेजिक चीज़ होती है ना, एक हमारे ब्रेन्स में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, देन इरेक्शन आता है। हम्म, कई बार क्या होता है कि मैरिज के बाद कपल्स, जैसे मेल ये कंप्लेन करता है कि मैं पहले तो मुझे बहुत अच्छा इरेक्शन आता था, लेकिन अब मैरिज के बाद मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है, या मैं प्रॉपरली सेटिस्फैक्ट्री इरेक्शन नहीं हो पा रहा। तो वो उसके पीछे एक सबसे जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है मेल पे वो ज़्यादा होता है, बिकॉज इंटरकोर्स में मोस्टली मेल्स आर हम्म, एक्टिव जो पार्टनर होते हैं। फीमेल्स कैन बी एक्टिव पार्टनर, पर वो शादी के जस्ट बाद नहीं होती, वो कुछ टाइम बाद होती हैं। हम्म, तो मेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेक्सुअल प्लेजर को प्रॉपरली करने के लिए, तो उसमें वो कई बार घबरा जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके, या डाउट करते हैं। उस चक्कर में ये कई बार हो जाता है। बट अगर ऐसा रिपीटेडली हो रहा है तो आपको बहुत सारी कुछ जांचें होती है वो करानी चाहिए, कुछ चेकअप्स होते हैं वो कराने चाहिए। बट लोगों को ऐसे मानना है कि ओल्ड एज में ज़्यादा होता है ये। ओल्ड एज में नहीं, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन हाँ, प्योर डायबिटिक, आपकी कार्डियक डिजीज़ है, हम्म, तो डेफिनेटली इरेक्शन थोड़े कम आने शुरू होते हैं उसमें। डायबिटीज और स्ट्रेस का यूरिनरी प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है? देखिए, शुगर अगर अनकंट्रोल है आपकी हम्म, और आपकी यूरिन में शुगर आ रही है, तो सबसे पहला सिम्टम तो फ्रीक्वेंसी होती है, हम्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड नॉक्चूरिया, कि नाइट में यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। डायबिटीज़ कैसी बीमारी है जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। तो जब किडनी में इफेक्ट करती है तो उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, ब्लैडर पे इफेक्ट करती है तो सिस्टोपैथी कहते हैं, और कई बार ये किडनी में पस बना देती है, जिसको XGPN भी कहते हैं, या एम्फाइसेमेटिस पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बॉडी के हर ऑर्गन के लिए, हम्म, किडनी तो मेन होता है। और स्ट्रेस स्ट्रेस भी जैसे बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप ये देखें, अगर एक कपल कहता है कि आज मुझे इंटरकोर्स करना है, तो जब आप इसको एक टास्क की तरह लेते हो तो वो नहीं हो पाएगा। हम्म, इट शुड बी टेकन एज प्लेजर। आपको अपने साथी को भी कॉन्फिडेंस में लाना पड़ता है इसके अंदर। अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है ईडी की, तो आपको ये सब, इसको परफॉर्मेंस को प्रेशर में नहीं करना है इसका। इनफर्टिलिटी क्या है? फीमेल में कहा जाता है बांझपन, हम्म, और मेल्स में कहा जाएगा मेल इनफर्टिलिटी, की बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होना। एक होती है इनफर्टाइल, एक होता है इनकॉम्पिटेंट, ना, इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाए, और इनफर्टाइल का मतलब है सेक्सुअल परफॉर्मेंस तो आपने कर ली, लेकिन आपके सीमन में स्पर्म्स नहीं है, तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कारण में जो जैसे टेस्टिस से स्पर्म्स बनते हैं और एपिडिडमिस के थ्रू होके वास डेफरेंस के थ्रू होके जाते हैं, इस रास्ते में कहीं भी कुछ ब्लॉकेज है हम्म, तो ऑब्स्ट्रक्टिव कारण है। ये एक ट्रीटेबल कॉज है, ये ट्रीट हो सकता है। एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, हम्म, कि आपकी टेस्टिस से स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, या बन रहे हैं पर ख़राब क्वालिटी के बन रहे हैं। किसी के बच्चा नहीं होता है तो हमेशा महिलाओं को जिम्मेदारी ठहराया जाता है कि महिलाओं की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन मेल कितने रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर? कि मैं कहूँगा 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसमें स्त्री को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अगर किसी कपल के बच्चा नहीं हो रहा है तो मेल और फीमेल दोनों की जांच करानी चाहिए। हम्म, मेल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। कई बार ऐसा होता है कि जो सीमन है उसमें शुक्राणु ही नहीं मिलते हैं, जिसे एजोस्पर्मिया कहते हैं, और उसके 2-3 कारण होते हैं। जैसे किसी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि जो शुक्राणु का रास्ता है वही ब्लॉक्ड है, और किसी में होता है कि शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से पॉसिबल है, और लेकिन हर समय फीमेल को टारगेट नहीं करना चाहिए, दोनों पार्टनर्स को इवेलुएट करना चाहिए। इलाज क्या है इसका? देखिए, अगर शुक्राणु के रास्ते में जैसे इजैकुलेटरी डक्ट में या वास डेफरेंस में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका कुछ सर्जरी के द्वारा इलाज पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता है जैसे टेस्टिस से जो स्पर्म्स हैं वो बन ही नहीं रहे हैं, या बन रहे हैं तो ख़राब क्वालिटी के बन रहे हैं, या उनकी मोटिलिटी कम है, हम्म, तो उसको या तो IVF के थ्रू कराया जा सकता है, या किसी की अगर वेरिकोसील की समस्या है, जैसे पेशाब की जो अंडकोश की नसें फूल जाती हैं, उसकी वजह से भी जो स्पर्म की मोटेलिटी हैम्पर होती है, स्पर्म का जो चलना होता है वो हैम्पर होता है, तो वो सर्जरी के थ्रू दूर किया जा सकता है।
लेकिन हाँ, अगर ये है कि टेस्टिस स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं तो बायोलॉजिकली उस पेशेंट के स्पर्म से बच्चा पैदा करना मुश्किल है। तो उस कंडीशन में आजकल डोनर स्पर्म्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। युवाओं में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उनको आज से बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर में उनको नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, स्मोकिंग हम्म, इज़ वन ऑफ द फैक्टर। स्मोकिंग है, अल्कोहल है ना? ये इन सम वे और दी अदर आपकी नर्व्स को हैम्पर करते हैं, है ना? तो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसे मैं कह रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप के लिए अपना, है ना? जैसे हम कहते हैं ना, अगर शरीर से पसीना निकलेगा, जैसे आप रेगुलर व्यायाम करेंगे तो आपके सारे हार्मोन्स संतुलित अवस्था में रहेंगे। तो ये करना चाहिए। दूसरा, खाने पीने का जो पैटर्न है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट या एक्सेसिव सप्लीमेंट्स का यूज़ करना, ये अवॉइड करना चाहिए। 30 से लेकर 50 साल के लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, 30 से 50 साल की उम्र वो होती है जहाँ आपकी या तो नई नई शादी हुई होती है या शादी होने वाली है, और आप अपने करियर में भी एक मोड़ पे होते हैं जहाँ या तो शुरुआती स्टेज है। तो क्योंकि बहुत सारा प्रेशर, मेंटल और फिजिकल प्रेशर एक मेल पे होता है, तो अपने काम के करने के साथ साथ उसको अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित खाना, स्ट्रेस को दूर रखना, रेगुलर व्यायाम करना, साथ साथ में अपना चेकअप कराना। अगर कोई भी सिम्टम उन्हें नज़र आ रहे हैं कि मुझे एक्सेसिव वेट गेन हो गया एकदम से, या वेट लॉस हो गया है, या मुझे कोई एक नई समस्या शुरू हुई है, बैक एक, हेड एक, या विजन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और 60 साल से अधिक के लोगों को उनको क्या? कुछ इसी तरह के चेकअप उनके लिए भी हैं, लेकिन हाँ, उसमें और सावधानी होती है, क्योंकि 60 साल तक के आते आते आप कुछ बीमारियां आपके लग चुकी होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर है, या हार्ट डिजीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट लेना है। साथ साथ यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोस्टेट की समस्या आना काफ़ी हद तक मुमकिन है, तो उसके लिए रेगुलर चेकअप और दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। सबसे आम यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो यूरोलॉजी प्रॉब्लम आती है वो आती है पेशाब में जलन या पेशाब बार बार आना। मास्टरबेशन को लेके सबसे ज़्यादा मिथ रहती है कि इसको करने के बाद में कमजोरी आती है। देखिए, मास्टरबेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि इट्स अ कंप्लीट नॉर्मल ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर, है ना? ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, और डिस्पाइट इट्स वाइड स्प्रेड यूज़, मतलब ऑलमोस्ट आप देखें 50% ऑफ पॉपुलेशन डू इट, स्टिल इसके बारे में एक स्टिग्मा, मिस इन्फॉर्मेशन और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ना? मास्टरबेशन कोई बुरी बात नहीं है, एक नेचुरल बिहेवियर है, और एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि सोलो प्लेजर से आपका कोई सेक्सुअल, मेंटल या फिजिकल हार्म नहीं होता है। लेकिन इसके लिए मिथ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, कई कई बार तो ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं मास्टरबेशन के लिए, जैसे मुझे एक्नी हो गया, या मेरा हेयर लॉस हो गया, कुछ कहते हैं मेरा पेनिस टेढ़ा हो गया इसकी वजह से, या जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। जैसे जो जिम करते हैं लड़के, उन्हें पता नहीं कौन गाइड करता है कि अगर आप मास्टरबेट करेंगे तो आप जो आपका फिज़िकल फिटनेस है वो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, ये बोध कब होता है? मास्टरबेशन करने के बाद ये गिल्ट फील होती है, ये नहीं होनी चाहिए एक तो। दूसरी बात, बच्चे ये सोचते हैं, लड़के ये सोचते हैं कि अगर मैं मास्टरबेशन करूँगा अभी तो शादी के बाद इट विल रूइन माई पार्टनर्ड सेक्स। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू हैड डन मास्टरबेशन फॉर प्लेजर, तो इट विल इनफैक्ट हेल्प यू इन सेक्सुअली सेटिस्फाइंग योर पार्टनर। सेकेंडली, कुछ लोग कहते हैं कि कई लड़के मेरे पास आते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता हूँ। अब मेडिकली टू मच की कोई डेफिनेशन नहीं है ना? देयर इज़ नथिंग वी कॉल इट्स टू मच, कि इसको एक क्राइटेरिया बना दें कि ये इतना किया तो ये टू मच है। लेकिन अगर मास्टरबेशन आप इतना कर रहे हैं कि ये आपके लिए कंपल्शन हो जाए, कि आपको कंपलसरी हो जाए ये करना,
or it will interfere with your like daily reflexes, response या relationship या work, then it is problematic. मतलब ये कि अगर आप 24 घंटे उसी बारे में सोच रहे हैं तो गलत बात है। कुछ लोगों में ऐसे होता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है इसके बाद। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं बताऊँ, ये एक बॉडी का प्रोडक्ट है। जैसे हमारे शरीर से यूरिन निकलता है, मोशन निकलता है, थूक निकलता है, पसीना निकलता है, तो वैसे ही बॉयज़ में स्पर्म प्रोडक्शन होता है और वो निकलेगा, है ना। जैसे कई बार नाइट फॉल हो जाता है, जैसे इफ़ यू डोंट मास्टरबेट फॉर 15-20 डेज तो वो अपने आप निकल जाता है ना। रात में कोई सपना आता है या बिकॉज दीज आर अनअवॉइडेबल थिंग्स ना, ये तो दिमाग में आएंगी चीज़ें, हार्मोनल होती हैं, तो उसको लगता है नाइट फॉल होने की कि ये मेरे में कमज़ोरी आ गई है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये बॉडी का प्रोडक्ट है जो निकलेगा, और टेक इट एज अ प्लेजर, टेक इट एज इट्स नॉट अ कंपल्शन कि करना ही है। ये एक नेचुरल फीलिंग होती है जो एक उम्र के साथ आती है, और उसको करने में कोई हार्म नहीं है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप पब्लिक को, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो आदमियों के बारे में बात लोग कम करते हैं, है ना। आदमी भी सहता है और बहुत कुछ सहता है। फीमेल्स अपनी बातें शायद अपनी मदर से, अपने रिलेटिव से डिस्कस कर लेती हैं, लेकिन आदमी हमारे समाज में अभी तक ऐसा है कि अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने मेरे से पूछी अभी, ये सब पता होनी चाहिए रिगार्डिंग योर यूरिनरी प्रॉब्लम्स, आपके इन्फेक्शंस, आपकी पर्सनल हाइजीन, मास्टरबेशन, इनफर्टिलिटी इश्यूज़। और अगर इनमें से कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाएं नहीं, और डॉक्टर से कभी कुछ छुपाएं नहीं, कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कई बार अपनी स्मोकिंग हिस्ट्री या अल्कोहल की हिस्ट्री छुपाते हैं, वो छुपाएं नहीं। और दूसरा, लाइफ एक मिली है, उसको मज़े से जिए, उसको कंपल्शन करके या उसको हेडेक लेके या स्ट्रेस लेके मत लीजिए। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करना। इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। थैंक यू।